हेलो माय डियर वन। आज इस वीडियो में मैं ओसीडी के बारे में बात करूंगी। ओसीडी जो भी सफ़र होते हैं, क्या क्या थिंकिंग एरर्स होती हैं उनकी, और मैं आपको टिप्स भी दूंगी जिससे आप अपनी ओसीडी को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैं चाहती हूं कि आपकी घर बैठे ही साइकोलॉजिकल हेल्प हो जाए। तो मेरे मिशन से जुड़ने के लिए बस आपको एक सफ़र तक इस वीडियो को पहुंचाना है और आप भी इस नेक काम में मुझसे जुड़ जाएंगे। आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे कर लीजिए, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं जो आपको काम रिलैक्स रखेंगी। मेरी डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप मास्टरपीस बुक पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं थिंकिंग एरर्स ऑफ ओसीडी सफरर। देखिए, ओसीडी क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस किस तरीके की ओसीडी होती है, इस पर आप मेरी ओसीडी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले भी ओसीडी के बहुत सारे यूजफुल सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस आपने बनाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं आज हम इस वीडियो में कुछ नई उन थिंकिंग एरर्स के बारे में जो किसी भी तरीके के ओसीडी सफरर को होती ही होती हैं। ओवर इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट्स को ओवर इंपॉर्टेंस दे देना। अब समझना है कि ये थॉट बनती कैसे हैं दिमाग में। जो थॉट का सोर्स होता है वो है आपकी 5 सेंसेस के थ्रू जो भी इनपुट जाता है अंदर, उसी के बेसिस पर आपके माइंड में थॉट बनती हैं। अब आपके माइंड में थॉट बनती है तो ऐसा कौन सा माइंड है जिसमें कोई फॉल्टी थॉट नहीं बन सकती। आप एग्जाम्पल से समझिए, आप कितना भी हेल्दी प्योर खाना खाएंगे, क्या तब भी आपकी बॉडी वेस्ट नहीं बनाएगी? वो बनाएगी वेस्ट तभी भी। अगर आप बहुत अनहेल्दी खाना खाएंगे तो उस वेस्ट में बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाएगी और हो सकता है उसकी क्वांटिटी और सब कुछ डिफर कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत प्योर खाएंगे तो आपकी बॉडी वेस्ट नहीं बनाएगी। इसी तरीके से आप कितना भी अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, चाहे वो देखकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, किसी भी तरीके से, फिर भी आपका माइंड कुछ वेस्ट थॉट बना सकता है। अब कोई भी ऐसी इंट्रूसिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं, जो ऑटोमेटिक थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है और आप उनको बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जो थॉट आ रही है वो रियलिटी है। थॉट्स में अगर रियलिटी होती तो इस दुनिया में किसी को कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस सब सोचते और सोचते ही वो सब चीजें रियल हो जाती। कई बार क्या होता है कि जैसा हमारे दिमाग में लगातार थॉट्स चल रही हैं, कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि जैसा हमारे दिमाग में कोई थॉट चल रही थी वो रियलिटी बन गया। लेकिन वो एक कोइंसिडेंस है, वो ऐसा नहीं कि आपके थॉट्स का कॉन्सिक्वेंस है। मीन्स आपके थॉट में केवल ऐसी जो थॉट्स दिमाग में आ रही है उसमें ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि वो हर थॉट रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा होता तो दिन में 50-60 हज़ार थॉट्स तो आती ही हैं कम से कम। अब वो सारी की सारी रियल हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं होती है। कोई रियल हो गई, वो महज हुई तो थी एक इत्तेफाक की वजह से, लेकिन आपने ऐसा मान लिया कि वो इसलिए हुई क्योंकि आपके दिमाग में चल रही थी। तो आपको आज से ही अपनी थॉट्स को ओवर इंपॉर्टेंस देना बंद करना है। आपको समझना है कि किसी भी फैक्ट्री में कुछ भी फॉल्टी बन सकता है, किसी के में कम बनता है, किसी के में थोड़ा ज़्यादा बनता है, लेकिन ऐसे ही दिमाग में भी कुछ फॉल्टी थॉट्स, ऑटोमेटिक थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स बन सकती हैं। अब जब तक आप उन थॉट्स को ओवर वैल्यू करते रहेंगे, उनको रियल मानकर उनसे डरते रहेंगे, तो उसी तरीके की सेम थॉट्स, क्योंकि उनको आपका फोकस मिल रहा है, आपके अंदर बार बार आती रहेंगी। तो आपको ये समझना होगा कि आपको थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद करना है। देखिए, किसी भी इंसान के दिमाग में उसकी लर्निंग की वजह से थॉट्स आती हैं, क्योंकि इनका सोर्स क्या है जो थॉट्स का है, वो आपकी लर्निंग है। अभी आपकी कुछ रॉन्ग लर्निंग हो गई होती है। अब कोई बैठकर तो ना अपनी लर्निंग गलत करता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई बार एनवायरनमेंट से, कहीं पर टीवी प्रोग्राम से, कहीं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया है, किसी की कोई बात सुन ली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग चल रही होती है। तो वो जो पास्ट की लर्निंग होती है, जो अंदर एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस आपने अंदर बनाए हुए होते हैं, अपनी कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाली हुई होती हैं, उन सब के बेसिस पर आपके अंदर कभी कभी कुछ इस तरीके की थॉट आ सकती हैं। आपको डायरेक्टली उनका सोर्स पता नहीं होगा और ज़रूरी भी नहीं है कि हर उसका सोर्स आपको एकदम से पता हो, लेकिन अगर आप शांत दिमाग से बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका सोर्स क्या था। आप उस रूट कॉज तक पहुंच जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके की थॉट आपके दिमाग में कैसे आ रही है। अब मैं सारा दिन इतना सब कुछ, कभी ओसीडी, कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन वालों की प्रॉब्लम सुनती रहती हूँ, तो जाता तो वो मेरे दिमाग में भी ना, लेकिन मैं उसको क्लीन करने के लिए एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन सब कुछ करती हूँ और अपने वर्क से जैसे ही टाइम ओवर होता है उससे डिस्कनेक्ट होकर अपनी फैमिली और अदर एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाती हूँ।
लेकिन कभी कभी कोई कोई ऐसी खराब सी थॉट, इंट्रूसिव थॉट मेरे दिमाग में भी आ जाती है, तो फौरन मेरे को समझ में आ जाता है कि भाई ये मैं इतना सब कुछ सुनती हूँ तो वो कहीं ना कहीं से इस तरीके से कनेक्ट होकर आ गई होगी। थॉट को इतनी इंपॉर्टेंस क्या देना, क्या घबरा जाना उससे, ये कनेक्ट कर लेना कि अच्छा मैं इतने लोगों की प्रॉब्लम सुनती हूँ कि मुझे ये ना प्रॉब्लम हो जाए, मुझे एंग्जाइटी ना हो जाए, मुझे OCD ना हो जाए। अगर आप थॉट्स को इतना ओवर इंपॉर्टेंस देकर उनसे छोटी छोटी बातों से डर जाएंगे तो फिर आपको तो इतना ज़्यादा डराने लगेंगे थॉट्स, क्योंकि दिन भर में 40-50 हज़ार तो कम से कम थॉट दिमाग में आती ही आती हैं। तो आपको आज से ही थॉट्स को ओवर इंपॉर्टेंस देना बंद करना है। ऐसे ही है ओवर एस्टिमेशन ऑफ डेंजर। भाई खतरा कहाँ नहीं है, सब जगह कोई ना कोई रिस्क है, लेकिन अगर आप एक डेंजर का, एक रिस्क का ओवर एस्टिमेशन कर लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे हम, क्योंकि हम सब लोग नेचुरली सेफ रहना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने लिए खतरा इन्वाइट करना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जो चाहता है कि हाँ भाई मैं तो किसी से नहीं डरता और कोई भी चीज़ आ जाए मैं तो आंख बंद कर कर उसमें कूद पड़ूंगा। ऐसा कोई नहीं है, सबको डर लगता है, सबको किसी ना किसी चीज़ का अपनी लाइफ में कोई फियर, खतरा होता है। लेकिन अगर आप ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लगते हैं, तो छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपको बहुत बड़ी लगने लगती हैं, मतलब राई का पहाड़ बना देते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का ओवर एस्टिमेशन करेंगे तो वो हमेशा आपको बड़ा ही दिखाई देकर ज़्यादा डराएगा, ज़्यादा तकलीफ देगा। तो आपको समझना है कि जो भी सिचुएशन आपको डरा रही है, जो भी आपको कुछ रिस्क, खतरा लग रहा है, तो आप उसे सही तरीके से इवैल्यूएट करें कि क्या है, और उसको कैलकुलेट कर कर पूरा देखें उसमें क्या सेफ्टी रखी जा सकती है, और जितना आप डर रहे हैं क्या वास्तव में वो उतनी डरावनी सिचुएशन है या महज आपके दिमाग में इस तरीके की थॉट्स कुछ चल रही हैं, या कुछ एक आध रेफरेंस आपने पकड़ रखा है, या मे बी पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ कोइंसिडेंटली और आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा आपके मन में डर बैठ गया, आपको ज़्यादा एकदम से खतरा महसूस होने लगा। तो आपको उस सिचुएशन को शांत मन से पहले अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अगर आप किसी भी छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा कर देखेंगे तो आपके अंदर ये तो किसी भी चीज़ को मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत डेंजर है, इस रिस्क है, इसको मत करो, और आप अवॉइड कर करके अपनी कंडीशनिंग इस तरीके की कर लेंगे कि आप जहाँ छोटी छोटी बातों से भी डर जाएंगे, क्योंकि जहां पर भी डेंजर आता है तो वहां पर क्या हो जाता है, आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेंजर आपको कहीं पर एस्टिमेट आप ना करें और बिल्कुल ही कैलकुलेट वो ना करें और जाकर कूद पड़े, ऐसा नहीं करना है। हम सभी लोग जहाँ पर भी हमें कुछ भी खतरा लगता है, किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लगता है, तो हम देख लेते हैं कि भाई उसका रिस्क क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और उसको समझने के बाद, कैलकुलेटेड रिस्क के बाद हम उसको एक्सपोज करते हैं। और अगर कहीं पर वाकई ही बहुत रियल कोई खतरा होता है तो उस सिचुएशन को तो एस्केप करना ही फायदेमंद होता है। लेकिन जो OCD सफरर होता है वो हर चीज़ को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है, जो कि गलत है। और समझते हैं इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सभी को अपनी अपनी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता, जो अपने परिवार की, जो अपने काम की जिम्मेदारी नहीं लेता, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती है। लेकिन क्या अपने आप को ओवर रिस्पॉन्सिबल समझ लेना, हर चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देना अपने दिमाग में रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जैसे आप ही अपने लिए, परिवार के लिए, हर चीज़ के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो लोग जब भी अपने आप को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, उनको फियर ऑफ लूजिंग आ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं को ही सारा पूरे परिवार की, सब उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी है। और जब नहीं कर पाते वो, और उनको भी पता है कि ऑब्सेसिव वे में ये सब बार बार कर रहे हैं, तो उससे गिल्ट रिडन भी हो जाते हैं। अगर आपको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना है तो मानिए, लेकिन ये तो देखिए कि आप किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए इत्तेफाक से घर में किसी के साथ कुछ हो गया, तो एकदम से आपने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान लिया कि ये मेरी वजह से हुआ है, या मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके की थॉट आई थी तो ऐसा हुआ, या मेरी बददुआ उसको, या मेरी कुछ वो लग गया है, या हर चीज़ को सही रखने की या हर पर्सन की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। आपको ये समझना होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लेकिन अपने आप को ओवर रिस्पॉन्सिबल मानकर अपने आप को हर चीज़ से अटैच कर पर्सनलाइजेशन आपको नहीं करना है। क्योंकि जब भी आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर पार करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करने लग जाते हैं, तब आप ओवर बर्डन हो जाते हैं। जब आप ओवर बर्डन हो जाते हैं तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्ट्रेस केमिकल्स के बढ़ने की वजह से माइंड में इस तरीके की डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैदा हो जाती है। आपको समझना होगा कि जब भी माइंड रिएक्टिव जोन में होगा तो वो इस तरीके की वेस्ट थॉट ज़्यादा बनाएगा। तो हमें क्या है
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लेकिन उतनी ही लेनी है जितना हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हमारे सबके कंट्रोल से हमेशा बाहर रहेंगी। हर चीज़ के लिए हमें अपने आप को जिम्मेदार ठहराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है, क्योंकि स्ट्रेस ही मेन कॉज है हर चीज़ का। क्योंकि स्ट्रेस जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो माइंड रिएक्टिव जोन में चला जाता है, और रिएक्टिव जोन में जाने के बाद इस तरीके की कचरा थॉट्स का बनना आसान हो जाता है हमारे दिमाग के लिए। अदरवाइज अगर हम रिलैक्स रहते हैं तो चाह कर भी हमारे अंदर उतनी वेस्ट थॉट नहीं बनती है, कुछ बहुत हल्की फुल्की माइनर सी बनती है। लेकिन आज जो है ना, हर चीज़ में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को उसमें ये मानेंगे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी मतलब इग्नोरेंस की वजह से कुछ हो गया, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान को, या मतलब मैं कैसे इस गिल्ट के साथ जीऊंगा। ये सारे इंटरनल डायलॉग जब आपके अंदर चलेंगे तो वो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन ना सर से उतारने ही नहीं देंगे। तो आपको समझना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उतनी लेनी है जितनी जेन्युइन हो। ऐसे ही ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी चीज़ का परिणाम क्या होगा। हम सभी लोग जब भी कुछ एक्शन लेते हैं या कुछ भी सोच रहे होते हैं तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आप उसका ओवर एस्टिमेशन, इसका ये भी हो सकता है, इसका परिणाम ये भी हो सकता है, मैंने ये नहीं किया, मैं जैसे लोग कंपल्शन के लिए, अगर मैंने ऐसा कंपल्शन नहीं किया तो मेरी फैमिली को कुछ डेंजर हो जाएगा। सो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कैटास्ट्रॉफिक वे में, यानी कि वर्स्ट से वर्स्ट, जो उसका ओवर एस्टिमेशन कॉन्सिक्वेंसेस का होता है वो वर्स्ट वे में हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि अगर आप वर्स्ट वे में किसी भी चीज के परिणाम को सोचेंगे तो उससे फिर नई थॉट्स कैसे पैदा होंगी। मतलब अगर आपकी पहली दूसरी थॉट ही खराब हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर उसके अगली थॉट, उससे अगली थॉट, तो जो चेन बनती है थॉट की, वो तो सिमिलर तरीके की चेन बनती है ना। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो उसके बाद और दूसरी अच्छी थॉट, और अच्छी थॉट, ऐसे अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसके बाद और नेगेटिव 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 थॉट की चेन बनती ही चली जाएगी। आपको ये समझना है कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना होता है, लेकिन आपको रियलिस्टिक वे में सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव अपने आप ही कुछ इमेजिन करने लग जाएं, नेगेटिव अपने आप ही किसी भी तरीके के अपना कुछ अज्यूम थॉट के बेसिस पर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को एस्टिमेट करने लग जाएं। आपको समझना होगा कि ओसीडी सफर के दिमाग में उसकी खुद की अजम्पशंस चलती हैं, उसकी खुद की मैजिकल थिंकिंग चलती है, और उस मैजिकल थिंकिंग की वजह से, हर चीज़ को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की वजह से, उसकी खुद की इमोशनल रीजनिंग की वजह से उसके साथ ये होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किस किस उस पर होते हैं, आपकी इमोशनल रीजनिंग की वजह से। अब इमोशनल रीजनिंग में क्या होता है, यानी कि एक इंसान को जैसा फील हो रहा होता है वो उसे ही फैक्ट मानता है। यहाँ पर क्या होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है, ठीक है, मैग्नीफाई कर कर हर चीज को देखता है, और क्या करते हैं उसमें मैजिकल थिंकिंग होती है उनकी। मैजिकल थिंकिंग में क्या होता है, दो अनरिलेटेड चीजों को या अनरिलेटेड सिचुएशंस को जोड़ देना और कोइंसिडेंस को कॉन्सिक्वेंसेस बना देना, मतलब उनमें कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को जबरदस्ती जोड़ देना। अब यहाँ पर जो इमोशनल रीजनिंग है, भाई इमोशंस कैसे हमारे अंदर फील होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं उसी के बेसिस पर आपको इमोशंस फील हो रहे होते हैं। सो वहां पर आपकी खुद की असम्पशंस को आपने रियल मान लिया और फैक्ट्स को देखने से इग्नोर कर दिया, और उसी के बेसिस पर आपने कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना अपने आप ही एज्यूम कर लिए। तो ये तो सब कुछ आप ही खुद ही एज्यूम कर रहे हो, तो वो तो जो आपके इनर वर्ल्ड में आप एज्यूम करते रहोगे, इमोशन पैदा करते रहोगे, तो आपके लिए रियल बन ही जाएगा, और फिर आप इस फेज से कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। तो आपको समझना है ये कॉग्निटिव एरर्स हैं, ये गलत तरीका है सोचने का, किसी भी सिचुएशन को देखने का। आगे बढ़ जाते हैं, नीड फॉर सर्टेनिटी। कौन ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में सर्टेनिटी नहीं चाहता। हर कोई निश्चितता चाहता है कि भाई मेरी लाइफ ना मेरे फिक्स प्लान के हिसाब से चले, लेकिन क्या लाइफ रियलिटी में इतनी सर्टेन होती है? किसी की भी नहीं होती है। अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर आप उस अनसर्टेनिटी को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, आप ऐसा लगेगा एक पल का भी भरोसा नहीं, किसी पर्सन का भी भरोसा नहीं है, तो ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा। हर इंसान का अपना अपना एक सपना होता है, उसका एक उसके दिमाग में एक पूरा स्केच क्लियर होता है उसकी लाइफ को लेकर, और कोई भी इंसान अपने उसी कंफर्ट जोन में रहकर खुश रहना चाहता है, वो सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से चाहता है। लेकिन एक हमारा प्लान है और एक गॉड का प्लान है, तो कई बार अनसर्टेनिटी आती है, और सिर्फ हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में थोड़ा ना होती है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, सोसाइटी, दूसरे लोगों के साथ, मतलब हर एक के पास कुछ ना कुछ कंट्रोल है, और उससे भी टॉप गॉड के पास फुल कंट्रोल है। तो आपको ये समझना होगा कि जो एक नीड जो यहाँ पर पैदा हो रही है सर्टेनिटी की,
वो एक जेन्युइन अर्ज है हम सबकी, लेकिन अनसर्टेनिटी के लिए भी हमको तैयार रहना है। हमें समझना है कि सब कुछ हमारे फिक्स प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अगर हम सब कुछ अपने माइंड में फिक्स प्लान के अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे तो ज़रा सा भी कुछ वेरिएशन आते ही हमें ऐसा लगने लगेगा कि यार कितनी अनसर्टेनिटी, और फिर आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने लग जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि निश्चितता आपको एक्सपेक्ट करनी है, लेकिन उसके लिए आपको फ्लैक्सिबल भी रहना है और आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आ जाए तो आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका सामना कैसे करेंगे। तो जब भी आपके अंदर ये सर्टेनिटी की नीड पैदा हो तो आपको समझ जाना है कि ये फिर आपके अंदर इंट्रूसिव थॉट्स को बढ़ावा और ज़्यादा कर देगी। ये जो अर्ज आपके अंदर हो रही है ये गलत अर्ज है। ऐसे इमोशनल डिस्कम्फर्ट इंटॉलरेंस, मतलब जो भी कुछ थॉट्स के आने से आपको जो भी एक हैबिट पड़ गई है उससे जो इमोशनल आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। सो अब एक बात बताइए, इमोशनल डिस्कम्फर्ट आपके अंदर कैसे पैदा हो रहा है? इमोशनल डिस्कम्फर्ट आपके अंदर आपकी थॉट से पैदा हो रहा है, बिकॉज हमारे थॉट्स हमारे अंदर के इमोशंस को ट्रिगर कर देती हैं। हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सारे इमोशंस रहते हैं, लेकिन हर वक्त हम सारे इमोशंस फील नहीं करते हैं। अब आपके अंदर अगर लगातार कुछ नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स चल रही हैं जो ऑब्सेशनल वे में अपने आप आ रही हैं, तो डेफिनेटली वो बार बार सेम तरीके के नेगेटिव इमोशंस को, चाहे वो फियर हो, एंग्जाइटी हो, अनसर्टेनिटी हो, कंफ्यूजन हो, उसको सबको ट्रिगर कर रही हैं और आपको इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इस इमोशनल डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, तो फिर आपको ना इस चीज़ से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। और इस इमोशनल डिस्कम्फर्ट से छुटकारा पाने के लिए अगर आप अपना कंपल्शन करते रहेंगे तो फिर वो साइकिल एज इट इज बनी रहेगी, वो साइकिल कभी भी ब्रेक ही नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर कुछ ऑब्सेसिव थॉट आ रही हैं उससे ऑलरेडी एक इमोशंस अटैच हुआ हुआ है। अब वो जो इमोशन अटैच हुआ हुआ है, आपने उसको ऐसा मान लिया कि मैं इस तरीके से फील कर रहा हूँ, इस तरीके से मेरे दिमाग में थॉट आ रही है, तो बस यही एक रियलिटी है और मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और इससे जल्दी से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कंपल्शन करना है, चाहे वो प्रेयर करनी है, हाथ धोना है, चेकिंग करनी है, मतलब कुछ भी करना है। आपको ये समझना है कि अगर आप अपने ओसीडी के साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस का जो डिस्कम्फर्ट है उसे टॉलरेट करना सीखना ही होगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इमोशनल डिस्कम्फर्ट को आप टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो इमोशनल डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है ये बेसिकली आपके थॉट्स की वजह से हो रहा है। जब आप अपने थॉट लेवल पर काम कर लेते हैं तो आपके अंदर इमोशंस भी धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं। एक बात समझिए अच्छी तरह से कि एकदम से इमोशंस चेंज नहीं होते हैं। जैसे हम सभी लोग, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हम पैदा होते ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक सर्टेन एज के बाद हमारे पास पावर आती है और हम एक नई लाइफ को दुनिया में ला सकते हैं। तो इसी तरीके से जब एक बेबी थॉट होती है, आप नई नई थॉट बना रहे हैं, तो उसके अंदर इमोशंस को पैदा करने की ताकत नहीं होती है। पहले उस थॉट को रिपीटेशन से आपको मैच्योर करना होता है। जब वो थॉट आपके अंदर मैच्योर हो जाती है, रिपीटेशन से उसका पैटर्न बन जाता है, तो उससे इमोशन भी पैदा होना शुरू हो जाता है। तो आपको थोड़े दिनों का तो पेशेंस रखना ही पड़ता है। जब मैं लोगों को ओसीडी की, सीबीटी और ईआरपी की ट्रेनिंग देती हूँ, एनएलपी की टेक्निक्स उन पर लगाते हैं, या कुछ केसेस में हिप्नोथेरेपी भी लोगों का चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन में उनको थॉट्स को किस तरीके से करेक्ट करना है, इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे डिस्कम्फर्ट को रिलीज करना है से लेकर कंपल्शंस को ब्रेक करने से लेकर नया माइंडसेट डेवलप करने तक सारी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वो होता है अपने इमोशनल डिस्कम्फर्ट को मैनेज करना, क्योंकि आप तभी उस कंपल्शन के साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं जब आप अपने इमोशंस के डिस्कम्फर्ट जो आपको हो रहा है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट, उसको मैनेज करना सीख जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में मैंने ये जो बताया है आपको कि थिंकिंग एरर्स जो ओसीडी सफर करता है, ये आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। याद रखिएगा कि आपकी थॉट्स में कोई भी पावर नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि आपकी थॉट्स में किसी तरीके की कोई पावर नहीं है। आप उसे बार बार रिपीट करके मैच्योर कर कर उसको पावर दे रहे हैं कि वो इमोशन को पैदा करे। अगर पहले कभी किसी भी टाइम थॉट आई और आपने उसको बस इस तरीके से उससे डर गए, जितना आप ज़्यादा डर जाते हो, उस चीज़ को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेते हो वो और रिपीट कर लेते हो, उतनी जल्दी वो मैच्योर हो जाती है और फिर आपके अंदर वो इमोशनल डिस्कम्फर्ट बढ़ता जाता है और आप उससे रिलीज करने के लिए कंपल्शन करते रहते हो। इस तरीके से ओसीडी की साइकिल बन जाती है।
किसी भी ओसीडी से आप सफ़र कर रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होगा। इसीलिए इतने ओसीडी सफ़रर्स हैं, सबके दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं, सबके अलग अलग बिलीफ मिलते हैं और उससे जुड़े हुए उनकी लाइफ के इंसिडेंट्स ज़रूर मिलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप रात को बिल्कुल ठीक सोएं और सुबह उठते ही आप ओसीडी सफ़रर हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है और जो कि आपके किसी ना किसी पास्ट प्रीवियस इंसिडेंट की वजह से आपके अंदर डेवलप होता है। तो ओसीडी सफरर्स, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओसीडी बिल्कुल क्योर हो जाती है, 100% क्योर हो जाती है, राइट। सो आपको ध्यान देना है, अब जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ उनको फॉलो करना है और आप घर बैठे ही अपनी ओसीडी ठीक कर सकते हैं। समझिए, पहली टिप है एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड भी आपको एक्सपेक्ट करना सीखना चाहिए। अब हम सब वही एक्सपेक्ट करते हैं ना जो हम चाहते हैं, और अनएक्सपेक्टेड कुछ भी ऐसा होता है तो हमारा रिएक्शन बहुत ही खराब सा होता है सिचुएशन के लिए, क्योंकि हम सब चीज़ें सर्टेनिटी के रूप में चाहते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया ना, ये गलत थॉट है। सो अब आपको अनएक्सपेक्टेड भी एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए। आपको ये समझना है कि ठीक है, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ये मुझे चाहिए, लेकिन अगर इसका वेरिएशन भी कुछ हुआ तो भी मैं ओके हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं देखूंगा कि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा तो उसको किस तरीके से ब्यूटीफुली मैनेज किया जा सकता है, जिससे कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो और कम से कम लॉस हो। जब आप अपने आप को पहले से ही किसी भी सिचुएशन के लिए इस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं कि 100% मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो आप फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, आपके अंदर एक डेयरिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और आप बहुत कॉन्फिडेंटली उस अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं। इसके अलावा बी विलिंग टू एक्सेप्ट रिस्क। रिस्क हर जगह है, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसमें आप ये कहें कि जीरो रिस्क है। ये तो बहुत ही बड़ा झूठ है। तो रिस्क तो हर जगह ही है। अब अगर रिस्क है तो क्या करें? रिस्क को अवॉइड कर दें। रिस्क को अवॉइड कर देंगे तो बस फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्या करें? ऐसे ही बिना प्लान के कूद पड़े? नहीं, वो भी गलत है। कैलकुलेटेड रिस्क आप एक बार कर तो देखिए। जो भी आपका दिमाग आपको बता रहा है और डरा रहा है कि इसमें ये रिस्क है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, अरे एक बार रिस्क लेकर तो देखिए, एक बार कर तो देखिए, अपने कंपल्शन को ब्रेक कर तो देखिए। बिलीव मी, आप देखेंगे कि वो झूठ आपका दिमाग आपको बता रहा था, वो जो फेक फियर था ना, फॉल्स इमेजेस आ रही थी और वो आपको इस तरीके से डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप उसके डराने पे बार बार एक्ट कर रहे थे, तो वो तो डराएगा ही ना। मतलब जैसे अगर होता है ना, स्कूल में पढ़ते थे कि कोई बच्चा डरा देता था और उसके डरने पर हम वही काम करने लग जाते थे, फिर ताली बजा बजा कर हम पे हंसता था, मैंने डरा दिया। ऐसे ही आपका माइंड भी आप पे हंसता है कि मैंने डराया और देखो ये डर के ऐसे काम कर रहा है, तो वो भी माइंड भी आप पे हंसता है और फिर बार बार आपको वही काम करवाता है। आपको समझना है कि आप मास्टर हैं अपने माइंड के, आप मास्टर हैं, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। आपका माइंड आपसे ऊपर नहीं है, ये भी बाकी ऑर्गन्स की तरह एक ऑर्गन है। हाँ, थोड़ा डेवलप हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको सर पे चढ़ा लें। आप इसको ट्रेनिंग दीजिए, आप इसकी बात मत सुनिए। आपने ये सोच लिया कि मेरे माइंड में जो आ रहा है, यानी कि माइंड के पास कंट्रोल है मेरे को, मतलब कंट्रोल करने का उसके पास पावर है, जबकि उसके पास पावर नहीं, आपके पास पावर है। आप कर तो देखिए, वो बिल्कुल शट अप हो जाएगा। आप थोड़ा सा रिस्क लेकर तो देखिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये फालतू का डर था जो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, किसी का साथ ले लीजिए, अपने किसी फ्रेंड का, फैमिली मेंबर का, और कर तो देखिए। जब आप कर देखेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर से वो डर खत्म हो रहा है, सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। ऐसे नेवर सीक रीअश्योरेंस। भाई रीअश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप क्या है कि अगर आप बार बार किसी से, अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से या अपने थेरेपिस्ट से भी रीअश्योरेंस लेते हैं किसी चीज़ की, तो वो गलत है। क्योंकि जब भी आप रीअश्योरेंस लेते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है। क्योंकि रीअश्योरेंस क्या करती है? आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देती है। अब ओसीडी ने पहले ही आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रखा है और आप बार बार रीअश्योरेंस लेकर अपने ऊपर से और भरोसा खो रहे हैं। तो आपको जो एक हैबिट आपको डल जाती है कि बार बार किसी दूसरे से कॉन्फर्मेशन लेने की, रीअश्योरेंस की, वो खत्म करनी है। इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं आप, किसी से कोई नई जानकारी इकट्ठा करने में, किसी से कुछ पूछने में, वो कोई गलत बात नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ आपको पता है और उसी को बार बार दूसरे का वैलिडेशन आप चाह रहे हैं, तो वो रीअश्योरेंस होती है। तो आपको ये समझना है कि आपको अपने अंदर थोड़ा सा डेयरिंग एटीट्यूड ये बढ़ाना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि अगर मुझे ये चीज़ पता है, क्योंकि ओसीडी सफर को बैक ऑफ माइंड पता है कि क्या सही है और क्या गलत है और इसको करने से कुछ नहीं हो, उसे वो भी पता है, तो उस पर आपको भरोसा रखना है, आपको हिम्मत रखनी है और आपको अपने आप को मास्टर समझना है और इस माइंड को अपना सर्वेंट समझना है और रीअश्योरेंस लेने से बंद करना है। और एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन फिर आप अपने एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे ना, क्योंकि इस गलती करने में कोई रिस्क नहीं है, कुछ होने वाला है नहीं। आप कर देख लीजिए, जैसा आपके माइंड में आ रहा है ऐसा कुछ होगा ही नहीं।
अब आगे क्या करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। मेडिटेशन में आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन आपको काम रखता है, आपके अंदर सर्टेन लेवल बढ़ाता है, और रिलैक्सेशन से आप अपने इमोशंस को जो डिस्कम्फर्ट पैदा करें उन्हें हैंडल करना सीख जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन से आपका मन शांत होता है। अब ओसीडी सफरर साइलेंस में मेडिटेशन नहीं कर सकता, तो बेटर यह है कि आप गाइडेड मेडिटेशन करें। मेरी ऐप पर भी गाइडेड मेडिटेशन है, तो आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको काम करती हैं। हमारी सांस और सोच का सीधा कनेक्शन है। आप जब भी डरे हुए होते हैं, इस तरीके से बेचैन होते हैं, तो आपकी सांसें छोटी छोटी हो जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि अपनी सांसों को लंबा और गहरा रखना है। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेली 30 मिनट्स मॉर्निंग में, 30 मिनट्स इवनिंग में ज़रूर करनी है। मेरी ऐप पर ओसीडी की फ्री एक्सरसाइजेस हैं, आप उसमें से देखकर कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स रखिए। 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को करना कंपलसरी है। जितना ज़्यादा आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, उतना जल्दी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने इमोशंस का जो डिस्कम्फर्ट पैदा हो रहा है उसे मैनेज करना सीख जाएंगे। आगे बात करते हैं टिप्स पर। नेवर एग्री विद ऑब्सेसिव थॉट्स। भाई जो ऑब्सेसिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आ रही हैं, उनसे एग्री करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मैम मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई और बैठा हुआ है जो ना मुझे बार बार गाइड कर रहा है। आपका ओसीडी आपको मैसेज देना चाहता है। जो ऑब्सेसिव थॉट आपके दिमाग में आ रही है, बस उससे एक मैसेज लो, वो आपको सेफ रखना चाहता है। देखिए कि हर इंसान का जो अंदर ऑब्सेसिव थॉट होती है, जो उसके अंदर बैठा हुआ ओसीडी होता है, वो आपको एक कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है। उसका मैसेज ले लीजिए, बट उससे एग्री करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी की बात आप सुन रहे हैं तो जरूरी थोड़ा ना उससे एग्री करने की। तो आपको एग्री नहीं करना है, आप उसकी बात सुन लीजिए और सुनकर वही करिए जो आपको पता है कि सही है। क्योंकि अगर आप उससे एग्री करेंगे तो वो फिर आपको और कन्विंस करने की कोशिश करेगा, और कन्विंस करने की कोशिश करेगा। आपको समझना है कि जो ऑटोमेटिक ऑब्सेसिव थॉट आ रही हैं, आप मास्टर हैं, आपके पास ना कहने की पावर है। तो आपको क्या यूज करना है? यूज द पावर ऑफ नो। ये नो की पावर को यूज कर लीजिए, क्योंकि ये नो की पावर आपके पास है। तो जो भी कुछ ऑटोमेटिक ऑब्सेसिव थॉट आ रही है, ना कह दीजिए। ना कहने में और फिर उसकी बात को रिजेक्ट करने में बार बार और वही करने में जो आपको सही लगता है, जो आपको पता है कि अंदर अंदर सही है, वही करने में आपका ये ओसीडी जो है ना, वो चुप हो जाएगा, मुंह पे टेप लगा लेगा बिल्कुल। आगे समझिए, गेट एनफ स्लीप। नींद भरपूर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा आप सोते हैं उतना आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, और जितना टाइम ब्रेन रिलैक्स जोन में रहता है उतना अच्छा उसके अंदर थॉट्स का प्रोडक्शन होता है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अच्छी नींद के लिए मेरी ऐप पर एक्सरसाइजेज हैं इंसोमिनिया की, आप वो कर लीजिए। स्लीप मेडिटेशन भी है और अफर्मेशंस भी हैं। अवॉइड करना है निकोटिन, अल्कोहल। कुछ लोग मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, तो आपके साइकेट्रिस्ट भी आपको बताएंगे कि आपको निकोटिन, अल्कोहल वगैरह का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। अदरवाइज साइकेट्रिक मेडिसिन का जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। और अगर आप मेडिसिन नहीं भी ले रहे हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल हेल्प अगर अपनी करते हैं, तो आप बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर है। तो तब भी आपको, चाहे आप मेडिसिन हेल्प ले रहे हैं या साइकोलॉजिकल हेल्प ले रहे हैं, आपको निकोटीन और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आपको आर्टिफिशियली हाई रखते हैं, और आर्टिफिशियली हाई रखने में आप अपने उस डिस्कम्फर्ट में भी एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। तो जब आप ये नहीं लेंगे तो आपको नेचुरल रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से जो फील होगा, उससे आप अपने आप को मैनेज करना सीखेंगे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। एक्सपोज करना है फियर्स को। जिस जिस चीज़ का भी डर है, बस आपको उसको एक्सपोज करना है, क्योंकि एस्केप करने से उसको बढ़ाना है और एक्सपोज करने से उसको घटाना है। अब एक्सपोजर के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप अपनी एक्सपोजर हिरार्की तैयार करें, किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स प्रिवेंशन प्लान तैयार करें। अगर आपने मेरी ERP की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, और आप मेरे ERP की वीडियोस देख लीजिए कि प्रॉपर एक्सपोजर कैसे करना है। ऐसे ही डोंट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू प्रिवेंट। हर चीज़ को रोकने के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप सोचें कि इस चीज़ को मैं कंट्रोल कर लूँ, इस चीज़ को मैं रोक लूँ, ये ना हो वो ना हो, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपके कंट्रोल से बाहर चीज़ें रहेंगी। आपको ये समझना है कि आपको अपने आप को ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबल नहीं करना है, क्योंकि आप कितना भी अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेंगे तब भी आप हर चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। राइट? सो आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ के लिए पहले से ही डेली में आप अपना काम ठीक तरीके से करते रहिए। तो एक अर्जेंसी वाली स्ट्रॉन्ग नीड जो है ना, जिसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर उस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो सब चीज़ें जो है ना आपकी बच जाएंगे। आपको डेली
अपने रिलैक्सेशन के लिए काम करना है, और आपको ये विश्वास कर कर चलना है कि भाई आपके घर वाले और लोग भी जिनके लिए आपको इस अनसर्टेनिटी फील हो रही है, रिस्क फील हो रहा है, वो लोग भी समझदार हैं, उन पर भी भरोसा कर कर चलना है, क्योंकि हम सभी लोग सभी चीज़ों पर, लोगों पर, सोसाइटी पर इस तरीके से भरोसा कर कर चलते हैं और उस भरोसे के दम पर ही हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हर चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाएंगे, ओवर बर्डन हो जाएंगे, ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, तो ओसीडी आपको कभी छोड़कर जाएगा नहीं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इन टिप्स का ध्यान रखिएगा और इनको फॉलो कीजिएगा, आप ओसीडी से मुक्त होते चले जाएंगे। ओसीडी पे तमाम वीडियोस हैं, उनको देखिए और हर सफर के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।